चलिए जो लास्ट क्लास हमारा था टीचिंग स्किल का उसको अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं आगे को। देखिए टाइप्स ऑफ स्किल हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद ये जो पेज है जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो टीचिंग फेजेस होते हैं प्री इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज, वहाँ पर कौन कौन से हम स्किल्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं ये भी डिस्कशन हुआ था हमारा। देन हम स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन एंड स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा ताकि जो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आज की जो क्लास हमारी है उसमें हम स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन एंड स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग या क्वेश्चनिंग स्किल डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 स्किल को हम लेके चल रहे हैं क्योंकि समय कम है, एग्ज़ाम नज़दीक है और उससे बढ़कर ये बात है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो कोर कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत डीप डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा। डीप डिस्कशन के लिए फिर फर्दर वीडियोस बनाऊंगा मैं, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा क्योंकि जब नेट की क्लासेस चलेंगी तो वहाँ पर काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज आपका चेक किया जाता है। बट अभी आप केवीएस पेडागोजी के लिए पढ़ रहे हो तो वहाँ पर के लिए आपका जो अभी आपका जो वीडियो है इसमें जितना डिस्कशन है वो मोर देन इनफ रहेगा। तो देखिए स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, सबसे पहली बात तो वही कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इलिस्ट्रेशंस की। ठीक है, उससे पहले इलिस्ट्रेशंस होते क्या, देखिए इलिस्ट्रेशन को हिंदी में कहते हैं हम दृष्टांत। ठीक है, दृष्टांत मतलब जो कुछ आपको दिखाई दे या जिसको आप विजुअलाइज कर सके। ठीक, तो होता क्या है ना, जनरली एक्सप्लेनेशन स्किल में आपको मैं बता चुका था कि कई बार क्या होता है कुछ ऐसे कंसेप्ट आ जाते हैं जो किसी भी स्टूडेंट के लिए समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। इसको कुछ ऐसे हम समझते हैं, कुछ माना कि आपका प्रैक्टिकल बिहेवियर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं। ठीक है, अब जब तक बच्चा उन प्रोसेसेस को रिलेट नहीं करेगा वो नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करने के लिए हम रेलेवेंट इलिस्ट्रेशंस का यूज़ कर लेते हैं। साइंस और मैथमेटिक्स के जो भी स्टूडेंट रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि कोई भी थ्योरम आप पढ़ते हैं तो उस थ्योरम के बाद फिर कुछ इलिस्ट्रेशंस एग्जांपल्स आपके सामने दिए रहते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि फॉर्मूले को हम जब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होने लगता है। ठीक, तो यही इम्पोर्टेंस है आपका इलिस्ट्रेशन का। तो अब इलिस्ट्रेशन तो आप समझ रहे हैं कि होता क्या है। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि वही केमिस्ट्री में हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, तो आपसे बोला गया कि भाई मोर देन 2 और मोर कंपोनेंट है ना, व्हेन मिक्स टुगेदर, ओके, देन द रिजल्टेंट इज नोन एज अ मिक्सचर। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को साथ मिलाया जाता है तो उससे बनने वाले पदार्थ को या उत्पाद को हम मिक्सचर कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट तो मुझे लगता नहीं है कि किसी बच्चे के समझने के लिए पर्याप्त होगा। समझाने के लिए फिर क्या किया जाता है, फिर कहा जाता है कि भाई देखो घर पे आप नींबू पानी पीते हैं तो आप वाटर में नींबू यानी लेमन स्क्वैश करते हैं, फिर शुगर और सॉल्ट जो जो आपको चाहिए होता है वो डालते हैं, तो उससे जो भी चीज़ बनती है उसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया और इजी कर दिया मिक्सचर के टॉपिक को समझने के लिए। ठीक, तो यहीं पर हमको ध्यान में रखना है कि जो भी आप एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। क्योंकि आप टॉपिक क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बेसिकली आप क्लासरूम के अंदर जब गए हैं तो आपके पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और वही ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने हैं, है ना। और वो अचीव करने के लिए ही आप ये स्किल्स को एज अ एड, सहायक के रूप में प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल कैसे होने चाहिए आपके या इलिस्ट्रेशंस कैसे होने चाहिए कि रिलेवेंट होने चाहिए। अगर आप मिक्सचर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल्स मिक्सचर के देंगे। अगर आप फोर्स पढ़ा रहे हैं तो दैट टाइम आप एग्जाम्पल्स फोर्स से रिलेवेंट देंगे। अगर हम इंग्लिश में बात करें या लैंग्वेज में बात करें, आप नाउन पढ़ा रहे हैं तो आप सारे एग्जाम्पल्स जो हैं नाउन के देंगे। आप वर्ब पढ़ा रहे हैं तो सारे एग्जाम्पल्स वर्ब के देंगे। तो कहने का मतलब ये है जो कंसेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल्स उसी से रिलेवेंट होने चाहिए। ठीक है ना, अदरवाइज़ क्या होगा, एग्जाम्पल्स का
बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो और मिसगाइड कर देगा। एग्जाम्पल कैसे होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए। अब सिंपल से क्या मतलब है? सिंपल से ये मतलब है कि भाई आप जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं परिवहन, ठीक है, या हाँ ठीक है परिवहन ही बोले तो ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत सारे मीडियम आपके पास होते हैं। आपने एग्जाम्पल दे दिया जहाज रानी का, ओके, तो आपने जहाज रानी का एग्जाम्पल दे दिया, या फिर आपने कह सकते हैं कि जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनका एग्जाम्पल दे दिया। इस टाइप से एग्जाम्पल आपने दे दिए कि आपने उन संसाधनों के नाम बता दिए, उन साधनों के नाम बता दिए जो कि महासागर या सागर में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बच्चा तो उनसे किसी भी प्रकार से ना तो उसके टच में है, ना ही बच्चे को उसका नॉलेज है, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो दैट टाइम आपको एग्जाम्पल देना चाहिए बच्चे के घर के आसपास का। तो इसीलिए याद रखना है हमें कि जब भी हम कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए, तो उसके लिए पहले हमें खुद होमवर्क करना चाहिए और बच्चे के परिवेश से संबंधित, बच्चे की लोकेलिटी में जो जो उसको ऑब्जर्वेशन में ईजी पड़े वो एग्जाम्पल्स दे देने हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंपल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स कैसे होने चाहिए? पहले तो रेलेवेंट होने चाहिए, टॉपिक से संबंधित होने चाहिए। दूसरा, बहुत साधारण होने चाहिए कि हर बच्चे के ऑब्जर्वेशन में आ सके। फिर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होने चाहिए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल का क्या मतलब हो सकता है ना? तो अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाते हुए आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के नाम बता दे रहा है, आपकी डेली लाइफ में जो जो चीज़ें आप प्रयोग में लाते हैं उनको लेकर के आपको समझा दे रहा है, तो आपको वो जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगता है, ठीक है। तो यही आपका इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं और कुछ नहीं। फिर आते हैं हम एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल आप देने जा रहे हैं उसमें एप्रोप्रिएट मीडिया का क्या मतलब है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, आप जब भी एग्जाम्पल देते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो कहानी के माध्यम से समझाते हैं बच्चों को, ठीक है, या फिर आप ऑब्जेक्ट सामने लेके आ जाते हैं, राइट। विजुअल जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को क्लासरूम के अंदर ही दे देते हैं आप, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट नहीं ला पा रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आप डेमोस्ट्रेशन ही कर देते हैं कंप्लीट। तो हमारे पास बहुत तरीके होते हैं इलस्ट्रेशन के लिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है इलस्ट्रेशन का लाइव एग्जाम्पल, जो बच्चा वातावरण में डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के देख सके। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या कहें कि इफ़ेक्टिव जो तरीका होता है या मीडिया होता है वो है आपका डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें आप एक एक्सपेरिमेंट करके सामने से दिखा देते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर उसका पिक्चर्स होती हैं, है ना, चार्ट आदि का आप प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। वो भी नहीं है तो फिर आप बच्चों को रिलेट करने के लिए कहीं ना कहीं एनालॉजी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कि ऐसा जैसे आपने बताया कि भाई दो जो वस्तुएं हैं उनमें क्या समानता है, उसके आधार पर आपने बच्चों को रिलेट कर दिया एग्जाम्पल, ठीक। तो अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो जैसे माना कोई आपने एक जानवर का नाम लिया किसी, ठीक है, आपने कहा भाई ये जानवर जो है जैसे आपने जो लेपर्ड होता है, ठीक है ना, तो ऐसे जगुआर का नाम लिया आपने। अब बच्चा नहीं जानता जगुआर कैसा होता है, कौन होता है। अब आपके पास, आप जगुआर के पास तो बच्चों को लेके नहीं आ सकते, ना ही उसको यहाँ ला सकते हैं। दूसरी बात, जगुआर का आपके पास मॉडल भी नहीं है ना, जगुआर का आपके पास पिक्चर भी नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जगुआर से रिलेटेड कोई भी आपके पास संसाधन नहीं है जिसको आप बच्चे के सामने रख सकें। तो क्या करेंगे आप? अब आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि जैसे आपके लोकल फॉरेस्ट में लेपर्ड होता है, सेम वैसा ही एक और जानवर है जगुआर, ठीक है ना, जो कि अमेरिका में या इन जगहों पर पाया जाता है अधिकतर। तो बिल्कुल लेपर्ड की तरह ही होता है। आपने ऐसा बोल दिया, कैसा बोला आपने कि बिल्कुल लेपर्ड की तरह ही होता है। अब बच्चा उसे विजुलाइज कर देगा, ठीक है। लेपर्ड की तरह होता है बोला तो वो लेपर्ड को ही
जगवार के रूप में विजुलाइज कर लेगा और आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये होती है आपकी एनालॉजी। तो एप्रोप्रिएट मीडिया क्या होता है मैंने बता दिया आपको। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, एक्सपेरिमेंट है, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं आप, पिक्चर्स का यूज़ कर रहे हैं, नहीं कुछ हो पा रहा है तो फिर आप एनालॉजी यूज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल्स। यूजिंग इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेस। अब इसमें अगर आपने मेथडोलॉजी पढ़ ली है, क्योंकि मैं अपनी क्लास में मेथड्स पढ़ा चुका हूँ, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव जो अप्रोच है ये क्या होती है ये आपको बताया गया है। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि आप बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस में जो कॉमन पर्सपेक्टिव है उसको जनरलाइज करते हुए एक रूल तक पहुंचते हैं जो कि आपके द्वारा खुद बनाया गया है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि आपके सामने एक रूल रख दिया जाता है, बस आप कंफर्म करने के लिए वो रूल सही है नहीं है, आप उससे रिलेवेंट जो सिचुएशंस होती हैं उसमें फुलफिल करके उसको देखते हैं। ये होता है अब डिडक्टिव। तो दोनों ही स्थिति में क्या है, एग्जाम्पल का यूज होता है, और इसको हम जो फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं तो वही होता भी है। इंडक्टिव को बोलते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है, और डिडक्टिव को बोलते हैं फॉर रूल टू एग्जाम्पल। तो जहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप पुट करके बच्चे को एक रूल समझाते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। जहाँ पर एक रूल रखने के बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, बच्चे को वैल्यू पुट करके कंफर्म करने के लिए कहते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए कहते हैं, वो होता है आपका डिडक्टिव अप्रोच। दोनों ही केसेस में आप एग्जाम्पल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच का यूज़ करके भी आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपका। स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल के कुछ 5 कंपोनेंट हैं। रिलेवेंसी ऑफ एग्जाम्पल्स हो गया आपका, सिंपलिसिटी ऑफ एग्जाम्पल्स हो गया, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हो गया आपका, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मीडिया हो गया, एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अप्रोचेस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। देखिए, स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है पहले तो ये समझना ज़रूरी है। उद्दीपन हम इसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, इस स्किल का अगर पूरा नाम बोले तो ये होता है आपका उद्दीपन। एक मिनट, सॉरी, हिंदी में थोड़ा सा वेरिएशन का मतलब समझ में आ पा रहा है, कोई बात नहीं। तो स्टिमुलस का अर्थ होता है हिंदी में उद्दीपन। ठीक है, अब ये उद्दीपन जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, राइट। तो जो साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि हम क्लासरूम में कोई भी काम करवाने के लिए उद्दीपन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपने बच्चे हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आपने बच्चों को शांत कराना है, तो आप थोड़ी देर तक खुद चुप होकर के बच्चों की ओर गुस्से में देखते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है। या फिर आप मौखिक रूप से अगर उद्दीपन देना चाहें तो आप डांटते हैं, ठीक है, बच्चा शांत हो जाता है। ये तो क्लासरूम के अंदर की बात रही। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि घर पर भी, है ना, कई सारे आपकी लाइफ में उद्दीपन आपको मिलते रहते हैं, उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स करते हैं। आप घर को आ रहे हैं, अचानक से रास्ते में बाघ दिख गया आपको, आप डर गए और वापस लौट गए, तो ये उद्दीपन है। आप घर को जा रहे थे लेकिन अचानक से आप वापस चले गए, क्यों गए, क्योंकि आपके सामने बाघ आ गया। ठीक है, तो वो क्या है, आपका स्टिमुलस है, उसके अगेंस्ट आपका एक रिस्पॉन्स हो गया। आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, आपका बहुत मन कर रहा था पढ़ाई करने का, अचानक से लाइट चली गई तो आपकी पढ़ाई रुक गई। तो पढ़ाई क्यों रुकी, लाइट के जाने से। लाइट का जाना क्या हो जाएगा, आपका उद्दीपन। तो उद्दीपन अनुक्रिया तो आप लोग जानते ही हैं, आपने पढ़ा होता है साइकोलॉजी में, इस पर चर्चा नहीं करूँगा। अब स्टिमुलस का वेरिएशन, परिवर्तन किस तरीके से हमें करने हैं, जैसा हमको रिस्पॉन्स बच्चे से चाहिए हम वैसा उद्दीपन प्रस्तुत करेंगे और रिस्पॉन्स ले लेंगे, है ना। ये पूरा स्किल उसी पर है। अब इस स्किल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं देखिएगा आप। सबसे पहले तो मूवमेंट होता है। क्लासरूम में टीचर काफ़ी मूवमेंट करता है, आपने देखा होगा कि या आप जब स्कूलिंग करते होंगे, अगर टीचर हैं तो अभी भी आप खुद ही इस स्किल का यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं टीचर हैं, आपने स्कूलिंग में भी नोटिस किया होगा कि टीचर चलता रहता था आपका, लेकिन जो भी मूवमेंट होता है वो पर्पसफुल होना चाहिए। मूवमेंट कैसा होना चाहिए आपका, पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली बस यहाँ से वहाँ से यहाँ जाना आना कर रहे हैं आप। ठीक, आप 3 रो अगर आपकी क्लास में है, 4 रोज आपकी क्लास में है, तो आप हर रो में जा रहे हैं तो बच्चा अलर्ट रहता है कि भैया टीचर
हमारे आसपास आ रहा है तो उनको पढ़ाई पर ध्यान देना है। इससे इम्पोर्टेंट, जब आप कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वॉइस बहुत पीछे तक पहुंच जाए। तो उस केस में या तो आप माइक यूज़ कर रहे हैं, अब माइक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप क्लास के बीच में आ जाते हैं और वहाँ से बोलने लगते हैं, तो जो वॉइस है वो चारों तरफ इक्वली जा पाती है। ठीक है, आप क्लास में कोई स्टेटमेंट नोट करवा रहे हैं तो आप फर्स्ट रो के पास सामने से, ठीक है, बोलते हैं, फिर उसी स्टेटमेंट को बोलते हुए आप अंदर की ओर जाते हैं। तो इस तरीके से क्या आपका जो वॉइस है वो प्रॉपर हर बच्चे तक पहुंच सके, इसके लिए आप मूवमेंट करते हैं, राइट। तो मूवमेंट के अपने कई सारे यूजेस होते हैं। तो मूवमेंट कैसा होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चों के अटेंशन को भी आप ग्रैब करते हैं इससे, है ना। बच्चों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, चाहे वो क्वेश्चंस पूछने की हो, चाहे कोई स्टेटमेंट बताने की हो, हर केस में होगा। जेस्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपके जेस्चर जो होते हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज होने चाहिए। जेस्चर मतलब होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है, जेस्चर पोस्चर्स हम बोलते हैं ना। तो स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है। पहले तो इसका जनरल यूज़ वैसे भी क्लासरूम के अंदर होता है कि अगर आपको लगता है कि क्लासरूम में थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो रहा है तो वहाँ पर आप थोड़ा बच्चों के स्टेयर कर सकते हैं, देर तक घूर सकते हैं, तो बच्चा थोड़ा शांत रहेगा, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते अचानक से आप शांत हो जाएंगे तो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अदरवाइज जब स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं तो स्टोरी टेलिंग के समय बहुत सारा जेस्चर आपको प्रेजेंट करना होता है। कहीं पर एग्रेशन का सीन है तो वहाँ पर आपको एग्रेशन दिखाना होता है, कहीं पर जहाँ पर सैडनेस का तो सैडनेस दिखानी, तो मतलब कुल मिलाकर के आपको एक एक्टर बनना पड़ता है पूरा। तो वहाँ पर जेस्चर्स का अपना रोल रहता है। चेंज इन वॉइस, जैसा बताया मैंने आपको, स्टोरी टेलिंग में आप जिस कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं उस कैरेक्टर की वॉइस निकालने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडीज़ वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो जब कोई कॉमिक सीन बता रहे होते हैं तो बच्चे के डायलॉग के समय वो बच्चे की ऐसी आवाज़ निकालते हैं, बुज़ुर्ग के डायलॉग के समय बुज़ुर्ग की जैसी आवाज़ निकालते हैं। तो वॉइस का मॉड्यूलेशन अगर हो तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एट्रैक्टिव लेक्चर लगता है। अगर वॉइस का मॉड्यूलेशन ना हो तो थोड़ा सा वो फ्लैट हो जाता है और बोरिंग लगने लगता है। इसलिए आपका चेंज इन वॉइस होना ज़रूरी है। फोकसिंग की बात हम कर लेते हैं अभी। अच्छा, फोकसिंग से आप क्या समझते हैं, बता सकता है कोई आप में से? देखो, फोकसिंग में क्या होता है ना, एक्चुअली बच्चे का फोकस हमें लाना होता है, ठीक है। अब फोकसिंग को थोड़ा सा समझाते हुए और डीप ले जाते हैं इसको हम। होता क्या है कि हम ऑडियो विजुअल का यूज़ करते हैं, ये अब ऑडियो विजुअल आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप बच्चे को अटेंटिव करते हैं सिंगल पर्सन में, ठीक है, या फिर आप बोल करके करते हैं। जैसे आपने बोला कि चल ठीक है, आप अगर कोई मैप दिखा रहे हैं, हालांकि वो ओरल विजुअल स्विचिंग में आ जाएगा, आप मैप दिखा रहे तो आप बच्चों से कहेंगे लुक एट दिस मैप, ओके, ठीक है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे तो आप उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लगेंगे, तो फोकस बच्चे का लाने के लिए आप ऐसा करते हैं, ठीक है। या फिर बोल करके या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चे के फोकस को ग्रैब करते हैं। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, जो आपका इंटरेक्शन स्टाइल है वो चेंज करते हैं। अब इंटरेक्शन क्या किस किस का होगा, भाई क्लासरूम के अंदर आप हैं तो आप खुद सोचिए कि इंटरेक्शन किसका होगा, है स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्शन तो होगा। तो अब क्या होता है, टीचर का स्टूडेंट से इंटरेक्शन 1-to-1, टीचर का एक से अधिक स्टूडेंट से इंटरेक्शन 1-to-many, ठीक है। स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इंटरेक्शन के ये 3 पैटर्न होते हैं, या तो स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन 1-to-1, या टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन 1-to-many। ये 3 पैटर्न्स होते हैं। अब ये इंटरेक्शन क्यों होता है, अब टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा किसी बच्चे से, पर्टिकुलर बच्चे से पूछा तो 1-to-1 हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर बच्चा कोई क्वेरी रख रहा है टीचर के सामने, कोई डाउट रख रहा है तो टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब बच्चे ने डाउट रखा तो टीचर ने उस डाउट को सुना, 1-to-1 चल रहा है, लेकिन अब टीचर को लगता है कि वो डाउट जो है वो सभी बच्चों को डिस्कस करना चाहिए, तो तब टीचर अपना जो लेक्चर है वो 1-to-many कर देगा। बाकी बच्चे से समझ चुके हैं, सिर्फ एक को समझना है तो वो 1-to-1 चलेगा, ठीक है।
इसी तरह से टीचर ने अगर क्लासरूम के अंदर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करवा दिया है तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ये 3 पैटर्न होते हैं आपके इंटरेक्शन स्टाइल के, जो कि हमारे टाइमली चेंज होते रहने चाहिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉजेज़ की बात करते हैं तो पॉजेज़ का अपना एक सीन होता है, बट पॉज भी क्या है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए, वरना बच्चे सो जाएंगे, ठीक है। आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते कई बार क्या होता है, कुछ एक सीन से दूसरे सीन की तरफ जाने के समय आपको क्या है, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है। बाकी पॉज का तो आपको पता ही है कि भाई कॉमा में कितना पॉज लेना है, फुल स्टॉप में कितना पॉज लेना है, सीन ब्रेक में कितना पॉज लेना है, ये भी होता है। इसके अलावा आप पढ़ा रहे हैं, आपको लगा अचानक से कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है, आप थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्लास में टीचर बोलते बोलते जब साइलेंट होता है तो उस केस में आपने देखा होगा कि सारे बच्चे जो है वो ध्यान उनका टीचर की तरफ चले जाता है कि अचानक से आवाज़ क्यों बंद हो गई, ठीक है। तो ये पॉज का रोल रहता है स्टिमुलस वेरिएशन में, ठीक है। तो पॉज भी बच्चों के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओरल विजुअल स्विचिंग की हम बात कर रहे थे, तो कई बार क्या होता है, पिक्चर को दिखाते हुए टीचर, ठीक है, पहले पिक्चर को देखने के लिए बोलता है, बच्चों से ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है, उसके बाद टीचर उसको एक्सप्लेन करता है, या फिर टीचर पहले कुछ एक्सप्लेनेशन करता है, बोलता है अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो एक्सप्लेन पहले कर चुका है, चित्र बाद में दिखा रहा है। तो विजुअल टू ओरल और ओरल टू विजुअल ये आपका चलता है। और कई बार क्या होता है, आपको देखो, ओरल टू विजुअल, विजुअल टू ओरल, या फिर कई बार क्या होता है आपका ओरल विजुअल एक साथ चलता है, ठीक है। बोलते भी रहते हैं, चित्र दिखाते भी रहते हैं आप, ठीक है। जैसे मैप सामने है ज्योग्राफी का और उस मैप को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका ओरल विजुअल हो जाएगा, ठीक है। आपने बोला मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, उसमें कितने फेजेस हैं आपने चेक करने हैं, तो पहले आपने बोला फिर अब बच्चों को, सॉरी, पहले आपने बोला फिर बच्चों को दिखाया, तो क्या हो गया, ओरल टू विजुअल हो गया, ठीक है। आप क्लास में गए, आपने बोला ये देखो आपके सामने क्या है, बच्चे को पता ही नहीं वो क्या देख रहा है, तो बच्चा पहले देख रहा है, उसके बाद आपने समझाना शुरू किया कि ये इसको कीवर्ड बोलते हैं, इसमें इतने फेज होते हैं एंड ऑल, जो कुछ भी है। तो ये आपका ओरल विजुअल स्विचिंग हो गया। तो 3 पैटर्न आपके ओरल विजुअल स्विचिंग में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो जो है ऑलमोस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है, तो ग्रुप में बने हुए हैं, तो आप मुझसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति बाद में कभी देख रहा है तो उसके लिए है कि वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इसके बाद मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा हर स्किल को एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि स्किल को समझना हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़रूरी है एज अ टीचर हम स्किल को डीपली समझें और उसका किस तरीके से बेहतर प्रयोग हम क्लासरूम में कर सकते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनिंग स्किल की तरफ। तो क्वेश्चनिंग स्किल में क्या होता है, अभी देखिए, क्वेश्चनिंग स्किल में क्या है आपका, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो क्वेश्चन अगर आपने मैंने कल क्लास में भी कहा, मतलब वीडियो में भी कहा था इससे पहले वाले में, कि फेजेस ऑफ टीचिंग का अगर वीडियो नहीं दिखा तो वो देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद कई सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन पूछने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। आप क्लासरूम के अंदर गए, आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले बच्चों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं। टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, तो पढ़ाते पढ़ाते बीच में भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इवैल्यूएशन के लिए भी आप क्वेश्चन पूछते हैं। फिलहाल हम जिस क्वेश्चन स्किल की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन स्किल अभी के लिए क्लासरूम के अंदर टॉपिक पढ़ाने के दौरान का है, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी कि लेक्चर चल रहा है आपका, उसके बीच में आप क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो भी पूछें आप वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-6 लाइन का क्वेश्चन पूछ दिया आपने, बच्चा उस क्वेश्चन में ही घूम जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन पूछें आप, चाहे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेनी है तो आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दीजिए। कई बार होता है ना, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया आपने, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं हमको, ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बच्चे से हम ले सकें। तो क्वेश्चंस जो है वो कंसाइज होने चाहिए, संक्षिप्त बोलते हैं इसको हिंदी में हम।
फिर लैंग्वेज तो हमेशा सिंपल होनी चाहिए। आपने अपनी तरफ से प्रश्न पूछा बट बच्चा उस प्रश्न को समझ ही नहीं पाया। आप बच्चे से कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, है ना, बट बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या जानकारी है जो आप लेना चाह रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने इतनी सरल भाषा का प्रयोग करना है जो बच्चा आसानी से समझ जाए। तो क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन में कि आप जो पूछना चाह रहे हैं वही आंसर सामने से मिले, ठीक है। वरना ऐसा होता है कि पूछा कुछ और आंसर कुछ और मिल गया। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो, ऐसा क्वेश्चन आप पूछें। डबल बैरल्ड क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। अब डबल बैरल्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप में से कोई बता सकता है, बताइए। तो डबल बैरल्ड क्वेश्चन का मतलब होता है जहां पर एक प्रश्न के दो सही उत्तर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट कि क्वेश्चन जो भी आप पूछ रहे हैं ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट तो हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट रहना ही चाहिए। एक पॉइंट मैं इसमें लिखना भूल गया, उसको आप ध्यान दें। क्वेश्चन कभी भी यस एंड नो की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि यस और नो यानी कि दो ही ऑप्शन है, या तो हाँ या ना। तो क्या बच्चा इसमें तुक्का भी लगा देता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछने हैं। तो क्वेश्चन स्किल में ये कुछ कंपोनेंट हैं: रिलेवेंसी ऑफ क्वेश्चंस, कंसाइजनेस, सिंपल लैंग्वेज और क्लैरिटी इन क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू अवॉइड डबल बैरल्ड, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्टनेस होनी चाहिए और यस एंड नो वाले क्वेश्चंस आपने नहीं पूछने हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चनिंग स्किल। तो आज के इस लेक्चर में जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें 3 स्किल हम डिस्कस किए हैं। सिर्फ कंपोनेंट डिस्कस कर रखे हमने। स्किल तो इतना इन डेप्थ होता है कि एक स्किल में ही 1 घंटा लग जाएगा हमको, ठीक है। तो स्किल के सिर्फ हम जो कंपोनेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपको एग्जाम की तैयारी हो जाए। तो स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन एंड देन क्वेश्चनिंग स्किल, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें बचे हुए स्किल्स मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, और ये हमारा टीचिंग स्किल वाला टॉपिक कंप्लीट। इसका फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मॉडल ऑफ टीचिंग है आपके पास, ठीक है। और इंटरेक्शन स्टाइल्स करके कई सारे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे। बट डिस्कशन का बेनिफिट तब होगा जब आप उसको कंप्लीट देखें, समझें और अपनी क्वेरीज को भी आप रखें। पता तो चलना चाहिए कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, वरना तो इतना मेहनत करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूँ कि जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं बट हो सकता है कि इस वीडियो से उनकी हेल्प हो जाए, तो वो इसको देख सके, ठीक। देन थैंक यू ऑल ऑफ यू।